नमस्ते। ज्ञान में विद्या चैनल में मैं अपने स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में पढ़ेंगे हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का चैप्टर नंबर है 21, अध्याय नंबर 21, शास्त्रों व संस्कारों व शास्त्रों की लड़ाई, जिसके लेखक हैं व्यंग्यकार के रूप में जिन्हें जाना जाता है। ये जिन्होंने अनेक विधाओं में तो लिखा है, उन्होंने निबंध भी लिखी है, कहानियाँ भी लिखी है, अपने एक उपन्यास भी लिखे हैं, लघु कथाएँ भी लिखी हैं, जिन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। लेकिन उनके एक पहचान हिंदी साहित्य जगत में उनकी पहचान एक व्यंग्यकार के रूप में जानी जाती है, जिनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार के रूप में इनकी पहचान है, वो हिंदी साहित्य जगत में बनी हुई है। तो देखिए, हम लेखक परिचय है वो पढ़ते हैं। परसाई जी है, जिन्हें बताया कि एक व्यंग्यकार के रूप में है, इनको जाना जाता है। इनका जन्म है वो 22 अगस्त 1924 को। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को कहाँ हुआ था? स्थान आता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद। इनका जन्म है वो 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था, जब ये 18 वर्ष के थे तभी इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी भी शुरू कर दी थी। जंगल विभाग में इन्होंने नौकरी भी मात्र 18 वर्ष की अवस्था में जंगल विभाग में इन्होंने कार्य भी शुरू है वो कर दिया था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में MA किया। इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा इनकी कहाँ तक ली थी, तो इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में MA किया था। फिर इन्होंने अध्यापन कार्य है वो भी शुरू किया था। वन विभाग में तो कार्य किया था, वह साथ में इन्होंने खंडवा में 6 महीने तक ये अध्यापन कार्य में लगे रहे। खंडवा में 6 महीने तक अध्यापन कार्य भी किया। फिर इन्होंने 1941 से लेकर 1943 के मध्य शिक्षण कार्य को अध्ययन कर और 1943 में मॉडल हाई स्कूल में है अध्यापन का कार्य भी किया था। 1941 से लेकर 1943 तक शिक्षण कार्य है उसको सीखा था, है ना। शिक्षण कार्य का अध्ययन किया था। शिक्षण कार्य का अध्ययन किया। फिर इसके बाद में ये है वो इन्होंने है अध्यापन कार्य है वो शुरू कर दिया था। 1943 के बाद में शिक्षण कार्य के 1943 में भाई मॉडल हाई स्कूल में है वो अध्यापन का कार्य भी किया था। एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य भी शुरू है वो कर दिया था। इसके बाद में ये जबलपुर से फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन कार्य में जुट जाते हैं। जब इनका अध्यापन कार्य से मन भर जाता है तो इन्होंने अध्यापन का जो व्यवसाय था उसे छोड़ करके और ये कहाँ लग जाते हैं, स्वतंत्र लेखन की शुरुआत है वो करने लग जाते हैं। कब से? 1957 से इन्होंने स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया था। स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया था 1957 से स्वतंत्र लेखन ये करने लगे थे। उसके बाद में वसुधा नाम की एक पत्रिका निकलती थी, मासिक पत्रिका जबलपुर से निकलती थी। वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था। जबलपुर से कहाँ से निकलने वाली थी ये? जबलपुर से निकलने वाली मासिक पत्रिका, यानी कि महीने में एक बार जो निकलती थी मासिक पत्रिका, जिसका नाम था वसुधा।
वसुधा, इसका इन्होंने संपादन कार्य भी किया था। संपादन कार्य भी क्या, यानी कि मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली थी जबलपुर से। वसुधा, वसुधा नाम की जो मासिक पत्रिका है ये भी निकाली थी। इसके बाद में इन्होंने कहानियां हैं, उपन्यास हैं, निबंध हैं, लघु कथाएं हैं, इनको भी इन्होंने बहुत सी विधाओं में है अपनी लेखनी है वो चलाई है। इसके बाद भी इन्हें एक मूलतः एक व्यंग्यकार के रूप में इनकी पहचान है वो हिंदी साहित्य जगत में है वो बनी हुई है। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हुआ था। निधन, अगर इनकी जन्म की बात की जाती है तो निधन 10 अगस्त 1995 कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। जबलपुर जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में इनका निधन हुआ था। इसके बाद में देखिए हरिशंकर प्रसाद हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा के रूप में है स्थापित करने का कार्य किया था। एक विधा के रूप में इसकी छवि है वो उकेर कर सामने रखी थी। पहले इसे हल्के फुल्के मनोरंजन के रूप में लिया जाता था। व्यंग्य जो है इसे एक हल्के फुल्के मनोरंजन के रूप में लिया जाता था। इन्होंने हल्के फुल्के मनोरंजन से बाहर निकालकर इसे एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित है वो किया था। किसने? हरिशंकर प्रसाद जी ने ही किया था। और समाज के जो व्यापक प्रश्न थे उनसे जोड़ने का कार्य भी इन्होंने किया था। इसके बाद हरिशंकर प्रसाद जी की जो पहली रचना है वो मानी जाती है स्वर्ग से नरक तक। स्वर्ग से नरक जहाँ तक पहली इनकी रचना, पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक, ये इनकी पहली रचना है, मानी जाती है। स्वर्ग से नरक जहाँ तक इनकी पहली रचना है जो मई 1948 में प्रहरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रहरी में कब हुई थी? 1948 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में देखिए इन्होंने है वो इसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं समाज में धर्म के नाम पर अनेक पाखंड है वो प्रचलित है। तो इन्होंने जो धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास है इस पर कड़ा प्रहार है वो किया था। किसके माध्यम से? स्वर्ग से नरक जहाँ तक जो इनकी पहली रचना मानी जाती है जो प्रहरी में 1948 में प्रकाशित हुई थी। और इसका मूल विषय क्या था? इसमें इन्होंने जो धार्मिक पाखंड थे और अंधविश्वास थे उस पर कड़ा प्रहार है वो किया है। इसके साथ ही इन्होंने अनेक सैकड़ों रचनाओं का लेखन कार्य भी किया है जो विविध संग्रहों में संकलित है। तब की बात और थी। इनकी और रचनाओं की अगर हम बात करें तो रचनाएं इनकी है तब की बात और थी। तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे होते हैं। भूत के पांव पीछे होते हैं। भूत के पांव पीछे होते हैं। इसके साथ ही इन्होंने देखिए सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे है, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना। इसके साथ ही बेईमानी की परख, सदाचार का ताबीज और अंत में सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद जी के फटे जूते, ये बहुत ही अच्छी इनकी रचना है। इसके साथ ही देखिए इन्होंने और भी है वो माटी
पाटी कहे कुम्हार से, ये भी इनकी रचना है, इनकी बहुत प्रसिद्ध है, वो रही है। इसके साथ ही इन्होंने काग भगोड़ा, इनके है वो व्यंग निबंध है, इनमें इन्होंने व्यंग है वो किया है कि तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे होते हैं, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, और अंत में सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते और काग भगोड़ा। काग भगोड़ा ये इनके व्यंग्यात्मक निबंध है। इनमें अगर इनका अध्ययन करते हैं तो इनमें इनका व्यंग्य है वो उभरकर सामने आता है। इसके साथ ही इन्होंने कहानियां भी लिखी है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, जो आपने पढ़ी भी होगी, आपके जो पिछली कक्षाओं हैं इनमें पाठ्यक्रम में ये संकलित है, तो भोला राम का जीव है वो भी पढ़ी होगी। और दो नाक वाले लोग, ये इनके कहानी संग्रह है। इसके साथ ही है इनके उपन्यास की अगर बात की जाए तो एक नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, एक विकलांग श्रद्धा का दौर, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि इनके उपन्यास है। अगर व्यंग्य संग्रह की बात की जाए तो वैष्णवन की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, संस्मरण अगर बात की तो तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है वो संकलित है, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे साधे और जटिल मुक्ति बोध, ये इनके संस्मरण विधा में लिखे गए इनके संस्मरण है। बाल कहानी भी इन्होंने लिखी है, चूहा और मैं। अगर बाल साहित्य की बात की जाए तो बाल कहानी इन्होंने लिखी है चूहा और मैं, बच्चों के लिए जो लिखी है बाल कहानी चूहा और मैं। इन्होंने लघु कथाएं लिखी है, लघु कथा यानी कि छोटी कथाएं भी इन्होंने लिखी है, चंदे का डेरा, अपना पराया, दानी, रसोई घर और पखाना, सुधार, समझौता, यस सर, अश्लील आदि इनके लघु कथाएं भी है, छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कहानियां भी इन्होंने लिखी है, जिसे भी एक अच्छा संदेश है वो समाज के लिए मिलता है। परसाई जी ने पाखंड, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, अंधविश्वास है, धर्माचरण है, पाखंड है, इन सब पर करारा व्यंग्य है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से की है, एक करारी चोट है वो इन्हें पहुंचाई है। जहाँ तक भाषा की बात इनकी की जाए तो इनकी भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है वो देखने को मिलती है। व्यंग्यात्मक इनकी भाषा है, भाषा सामान्य होते भी विशेष क्षमता रखती है, भाषा है वो सामान्य है लेकिन विशेष क्षमता को प्रदर्शन करती है, एक एक शब्द तीखापन लिए होता है, एक करारी चोट करता हुआ सा प्रतीत होता है। हिंदी के अलावा उन्होंने उर्दू एवं संस्कृत, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी बहुत खुलकर किया है। इनकी रचनाओं में भाषा भाव और भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती है, भाषा शैली में भी सहज परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर, इनको अगर पुरस्कार की बात की जाए तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इस कृति के लिए इनको साहित्यिक पुरस्कार भी मिला है। विकलांग श्रद्धा का दौर, इस कृति के लिए इन्हें साहित्यिक पुरस्कार भी मिला है, साहित्यिक पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें इस कृति के लिए मिला है, विकलांग श्रद्धा का दौर। अब आगे हम चलते हैं पाठ परिचय की अगर बात करते हैं तो प्रस्तुत पाठ संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई है जो इनका एक व्यंग्यात्मक निबंध है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संस्कार और शास्त्र यानी कि दोनों के मध्य क्या है, उथल पुथल मची हुई है, दोनों के मध्य है विरोधाभास है वो देखने को मिलता है, दोनों के मध्य एक उतार चढ़ाव की स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो ये इनका एक व्यंग्यात्मक निबंध है। ये परसाई जी के निबंध संग्रह शिकायत मुझे भी है से लिया गया है। किससे लिया गया है? शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी, इस निबंध संग्रह से इसे लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से व्यंग्यकार विचारों और आचरण में विरोध का उद्घाटन है सशक्त तरीके से करता है। हम अपने संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन संस्कारों की बात तो हम बहुत कर जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम उन संस्कारों के अनुरूप अपने आचरण का प्रदर्शन भी करते हैं? ये सब बातें इस अध्याय के अंतर्गत है। परसाई जी ने है वो एक व्यंग्य के रूप में बड़े ही सशक्त ढंग से है वो प्रस्तुत किया है। इस निबंध में कई ऐसी घटनाएं होती है, कई ऐसे उदाहरण है वो प्रस्तुत किए गए जिसमें थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों, अगर व्यक्ति के सामने थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति
आ जाती है तो वो दबाव के कारण सिद्धांतवादियों जो बड़े बड़े सिद्धांतों का दावा करते हैं, बहुत बड़े सिद्धांतवादी बने होते हैं, तो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर ही वो अपने इन सिद्धांतों को तोड़ डालते हैं, इनसे विमुख हो जाते हैं, इनसे इन सिद्धांतों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। आचरण और विचार के विरोध। अब आचरण और विचार दोनों में अंतर। व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना, कि व्यवहार में कहते कुछ और है और करना कुछ और होता है, तो व्यवहार में जो दोगलापन होता है उसको प्रस्तुत करना यहाँ हरिशंकर परसाई जी का मुख्य उद्देश्य है वो रहा है। मूल पाठ की ओर चलते हैं हम। मेरे एक दोस्त है वैज्ञानिक दृष्टि वाले। अब परसाई जी है वो अपने किसी दोस्त, अपने मित्र की बात यहाँ करते हुए कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति है जब उनके बड़े संस्कारों की सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो किस प्रकार से वो अपने आचरण को है वो बदल डालती है, दोगलापन उनके व्यवहार में झलकता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी बात करते हैं, मेरे एक मित्र है, दोस्त है, जो कैसे हैं, पेशे से क्या है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टि वाले, आधुनिक बुद्धिवादी है और बुद्धिवादी मानते हैं अपने आप को। परिवार से नाता तोड़कर 20 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे। अब परिवार से नाता तोड़ लिया है, जैसा कि परिवार में होते हैं, माता पिता होता है, संयुक्त परिवार होता है, बहुत बड़ा परिवार, तो उस परिवार से उन्होंने नाता तोड़कर किस में लगे हुए, राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका कोई है मुझे पता नहीं, अब उनके आगे पीछे भी कोई है या उनके परिवार में कोई और भी है, इसकी जानकारी है वो मुझे नहीं है, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए, लेकिन मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मैंने उन्हें पिछले हफ्ते है वो कहाँ देखा, प्रयाग जाने वाली गाड़ी में देखा, वो भी किस स्थिति में देखा, सिर मुंडन किए हुए स्थिति में देखा। तब मुझे पता चला कि हाँ इनके भी कोई था। मैंने पूछा अभी कहाँ जा रहे हैं, तो बोला प्रयाग जा रहे हैं। तो परसाई जी के मन में एक विचार आता है उसी समय कि जब लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, कि जब चोरी के उद्देश्य से जाते हैं तो प्रयागराज को क्या कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं, और जब पिंड दान करने के लिए जाते हैं तो इसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से है वो जाना जाता है। कि देखिए लोगों की दोगलेपन की किस प्रकार की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। जब लोग चोरी करने के लिए जाते हैं तो इलाहाबाद नाम दे दिया जाता है, और जब उसी शहर में अपने पूर्वजों के पिंड दान करने के लिए जाते हैं तो तब उसे तीर्थराज प्रयाग के रूप में उसे जाना जाता है। पूछा मुंडन किस लिए, तो उन्होंने अपने मित्र से पूछ लिया कि मुंडन किस लिए करवाया है, सिर मुंडे हुए क्यों हो। बोले फादर की मृत्यु हो गई। मैंने कहा मुझे पहली बार मालूम कि आप भी फादर रखते थे, यो कोई बुरी बात नहीं, जिसकी हैसियत में एक से ज़्यादा भी बाप रखते हैं। तो देखिए यहाँ कितना अच्छा व्यंग्य करते हैं यहाँ, कि मुझे पहली बार मालूम हुआ कि अच्छा आप फादर भी रखते हैं, अच्छा आपके पिता भी थे। ये कोई बुरी बात नहीं है कि लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए एक से अधिक बाप भी रख लेते हैं, कि हैसियत से है कि वे एक से ज़्यादा बाप रखते हैं, एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक हर एक राजनीतिक दल में। अब देखिए जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ अपने से जो जिनसे हमें स्वार्थ पूर्ति करवानी होती है, कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो वही बात है जो समाज के लोगों में देखने को मिलती है, कि जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी से भी अपना संबंध है वो स्थापित कर लेते हैं, किसी से भी अपना नाता रिश्ता है वो जोड़ लेते हैं। तो वही बात यहाँ परसाई जी है वो करते हैं। इधर एक आदमी है जिसने परसों तक 35 बाप देखे थे। एक आदमी की मैं बात करता हूँ जिसने परसों तक है वो अपने 35 बाप बना रखे थे। कल समिति सरकार टूट रही है तो 15 रह गए, आज वह सरकार थम गई तो 38 बाप हो गए हैं। तो कहते जब सरकार टूटने की नौबत आई तो उसके जो 35 बाप थे वो कितने कम हो गए, कम होकर 18 पर आ गए, और जब सरकार है वापस रुक जाती है तो वही है उसके बाप है वो 35 से कितने बन जाते हैं, 38 बन जाते हैं। यानी बहुमत जिस राजनीतिक दल को मिल गया, और जो उस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और जो नीचे के पद पर आसीन है तो उसके लिए तो वो सारे के सारे क्या है, पाप है। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था। दुख तो उन्हें भी नहीं था, जिनके पिता गुजरे थे दुख तो उन्हें भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो 20 साल से है अपने परिवार वालों से नाता रिश्ता है वो तोड़कर रखा हुआ था, तो दुख तो उन्हें भी नहीं था। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था। उन्हें मैं जानता नहीं था, फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था। अब दोस्त था उसे भी दुख नहीं हो रहा था, पछतावा जरूर कर रहा था कि हाँ अंत समय में पिता की सेवा है वो भी नहीं कर पाया। कुछ न कुछ एक मन में मलाल है, हृदय में मलाल है वो जरूर था, लेकिन उन्हें दुख है उनके चेहरे पर कतई नहीं दिख रहा था। कि क्योंकि एक तो उनके पिता थे वो बुजुर्ग थे, 80 वर्ष के थे और कह रहे हैं कि उनके मरने से कोई अनाथ भी नहीं हुआ था, क्योंकि
जो पुत्र था वो पहले ही अनाथ हो चुका था, पहले ही परिवार को छोड़कर आ गया था, तो अनाथ तो वो पहले ही बन चुका, उनके होते हुए भी अनाथ हो गया था। तो अब उनके मरने से कोई अनाथ है वो नहीं हुआ था, इसलिए मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था, यानी कि मार्क्सवाद को। तो कहते मुझे तो मेरे दोस्त को देखकर उस बात की चिंता हुई कि मुझे तो उस पिता की अधिक चिंता हुई जिन्होंने 20 साल से जिसे पिता मान रहा, अर्थात मार्क्सवाद को, जिन्होंने राजनीतिक दल में आकर मार्क्सवाद को है जो पिता मान रखा था, उसका क्या होगा, उसकी मुझे चिंता थी। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन है वो कर दिया था। आज है कि अपने पिता के जो अस्थियां थी उन्हें प्रयागराज में बहाकर है, जब वो आ रहे थे मुंडन करवा के आ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि जो इतने 20 सालों से है बड़े सिद्धांतवादी बन रहे थे, बड़े सिद्धांतों की बात करते थे, मार्क्सवाद की बात करते थे, परिवार से नाता रिश्ता तोड़ रखा था, आज उन्होंने खुद अपने हाथों से ही मार्क्सवाद का है वो मुंडन कर दिया। तो मुझे तो इस बात का आश्चर्य है वो हो रहा था। उनके एक हाथ में छोटी सी थैली थी, मैंने पूछा कि भाई इसमें क्या है, तो उन्होंने अब उनकी राख है, मुझे इतना भी नहीं मालूम कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा कि इसमें उनकी राख है, राख से मतलब उनकी अस्थियां हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम इतना भी नहीं जानते। मैंने कहा मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। बड़ा तीखा व्यंग्य यहाँ करते हैं परसाई जी अपने मित्र पे कि भाई मैंने तो सोचा, अच्छा राख है क्या, अस्थियां हैं क्या, भाई मैंने तो सोचा कि इसमें क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, कि तुम्हारे विचारों कि जो मार्क्सवाद विचारों पर चलते थे, द्वंद्ववाद है, तुम्हारे दो जो स्थिति है, एक लटकन की सी जो स्थिति है वो इसमें है। मुझे तो ऐसा मालूम हुआ, मैं तो ये सोच रहा था जिसका संगम में विसर्जन होगा, और जो तुम द्वंद्वात्मक विचारधारा को मानने वाले थे, भौतिकवादी विचारधारा को मानने वाले थे, तो मुझे तो ऐसा लगा कि तुम उनका विसर्जन करने के लिए जा रहे हो, संगम में उनको बहाने के लिए जा रहे हो, मुझे तो ऐसा लगा। बड़ा तीखा व्यंग्य करते हैं यहाँ। पहले तो वे थोड़े चिढ़ जाते हैं, अब मित्र थे, अब इतना तीखा व्यंग्य होता है तो थोड़ी सी चिड़न होनी तो स्वाभाविक है, मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती है, जब उन्हें सच्ची बात कही जाती है तो कड़वी लगती है, बुरी लगती है, तो चिढ़ते हैं। फिर कहने लगे यार यह बड़ा विकट संघर्ष है, एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। तो कहते हैं कि अरे दोस्त, बड़े ही मुश्किल घड़ी में आ जाते हैं व्यक्ति, जब एक तरफ तो संस्कारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ है उन्हें परिवार की भावनाओं की कदर है वो भी करनी होती है। संस्कारों को पीछे रख के इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया, मेरी जो फजीहत हुई मैं ही जानता हूँ। अब अपनी बात करते हैं कि हाँ भाई मैं इस संघर्ष से पूरी तरह से वाकिफ हूँ, मैं पूरी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जब मेरे चाचा की मृत्यु हुई थी तो मैंने उनका श्राद्ध न करने का ऐलान कर लिया था, तो परिवार में मेरी जो फजीहत हुई, जो मेरी बेइज्जती हुई, उसे मैं ही जानता हूँ कि बड़े ही मुश्किल दौर होता है जब एक तरफ संस्कारों की बात की जाती है, एक तरफ परिवार की भावनाओं की बात है वो रखी जाती है। उनके करने वाले और भी थे, चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं थे भाई, अब उनका श्राद्ध करने वाले परिवार में और भी थे। चाचा जी वो मेरे भरोसे ही तो परलोक थोड़ी ना गए थे, लेकिन ऐलान मैंने कर दिया तो फजीहत किसकी होनी थी, लेखक की ही होनी थी। तो कहते हैं मुझे जैसे कि भरोसे कोई परलोक क्या ये लोक भी नहीं बनाएगा, तो कहते हैं मेरे जैसे कि भरोसे तो लोग परलोक क्या इस लोक में भी है वो नहीं रहना चाहेंगे, तो वो मेरे भरोसे थोड़ी ना गए थे। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कहते कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा। अब देखिए कहते हैं कि मेरे मन में एक सवाल था, अगर कोई सामाजिक क्रांति, अब देखिए श्राद्ध पक्ष को हटाना, ये मृत्यु भोज है इसे हटाना एक समाज के लिए है वो चिंतन की बात होगी, एक समाज की बौद्धिकता की बात होगी, एक समाज में क्रांति लाने जैसा होगा कि जो परंपरा सदियों काल से चली आ रही है, समाज जिसे